तो ये कहानी शुरू होती है और हम जेजू नाम के एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर कुछ एंट मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। यहाँ पर हम कुछ फाइटर लोगों को भी देखते हैं जो इन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे थे और इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। ये सभी हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार ही रहे थे, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स की संख्या और बढ़ जाती है और ये एंट मॉन्स्टर्स इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर कुछ ऊंची रैंक वाले हंटर्स आ जाते हैं और इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। इन हंटर्स के साथ हीलर्स भी होते हैं जो कि अपने साथियों को हील करने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स की लीडर आ जाती है और इन सभी लोगों पर हमला करने लगती है। मगर ये ऊंची रैंक के हंटर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये लोग बड़ी आसानी से इन मॉन्स्टर्स के लीडर को हरा देते हैं। लेकिन अब तभी उसी लीडर जैसे और एंट मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने लगते हैं। ये देखकर अब ये हंटर्स अपनी पूरी ताकत से इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं। यहीं पर हम इन मॉन्स्टर्स के कमांडर चोई को भी देखते हैं। चोई अपने एक ही वार में काफी सारे मॉन्स्टर्स को जला देता है और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले अचानक से धरती पर कुछ ऐसे पोर्टल्स खुलने लगे जिनके अंदर से काफी सारे अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और उन मॉन्स्टर्स पर किसी भी आम हथियार का कोई असर नहीं होता था और आम लोग उन मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ पाते थे। और इसी वजह से जब कुछ लोगों ने अपने आप को ट्रेन करके इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लायक बना लिया तो उन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा और उनके अंदर पावर्स भी जागने लगी। हालांकि एक बार एक इंसान की पावर्स जागने के बाद उसे बढ़ाया या फिर घटाया नहीं जा सकता और इसी वजह से हंटर्स की पावर के हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक दी गई है, जिसमें सबसे पावरफुल हंटर्स एस रैंक के हंटर्स होते हैं और इसके बाद ए बी सी और डी और सबसे कमजोर ई रैंक के हंटर्स होते हैं। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आ जाती है जहाँ पर हम किम नाम के एक हंटर को देखते हैं जो कि किसी तरह की रेड पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास उसका दोस्त भी इस रेड पर जाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर हम जिन्वू नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो कि ई रैंक का हंटर होता है और उसे सभी लोग वीकेस्ट हंटर कहते हैं। जिन्वू यहाँ पर इन लोगों के साथ रेड पर जाने के लिए आया होता है। यहाँ जिन्वू को देखकर किम अपने दोस्त को बताता है कि जिन्वू सबसे कमजोर हंटर है और ये अपने ई रैंक के हिसाब से भी लड़ाई नहीं कर पाता और मामूली मॉन्स्टर से भी हार जाता है। यहाँ जिन्वू इन लोगों को अपने बारे में ऐसी बातें करते हुए सुन लेता है जो सुनकर जिन्वू को काफी बुरा लगता है। अब तभी जूही नाम की एक लड़की जो कि एक हीलर होती है वो जिन्वू की चोटों को देखती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिन्वू की दोस्त होती है और वो जिन्वू से अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद जिन्वू और जूही दोनों अपने रेड के लीडर सॉन्ग के साथ एक पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और ये पोर्टल वही होता है जिसके पीछे मॉन्स्टर्स रहते हैं और ये सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ही इस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ जिन्वू अपने पास मौजूद एक चाकू को निकालता है और फिर इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक हंटर एसोसिएशन कंपनी के चेयरमैन गो को देखते हैं। वो बताते हैं कि हम हंटर्स जिन भी मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो उनसे हमें एसेंस स्टोन्स और माना क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा कीमती होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डंजन में जिन्वू एक मॉन्स्टर को मार देता है और उसे एक स्टोन मिल जाता है। लेकिन अब तभी दूसरा मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। मगर तभी जिन्वू का साथी उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहाँ जूही अपनी पावर से जिन्वू को हील करने लगती है। वहीं दूसरे हंटर्स काफी बहादुरी से डंजन में मौजूद दूसरे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन को बताते हैं कि कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ ऊंची रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने से ही मिलते हैं और उन स्टोन्स को माना क्रिस्टल कहा जाता है। उन स्टोन्स की मदद से मॉन्स्टर से लड़ने वाले वेपन्स और काफी सारी अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं। यहाँ चेयरमैन को बताते हैं कि गवर्नमेंट इन स्टोन्स को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट इन स्टोन्स की मदद से एनर्जी क्रिएट करना चाहती है और गवर्नमेंट बिजली बनाना चाहती है। यहाँ चेयरमैन गो की इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि हंटर्स इसी वजह से मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें मारने से हंटर्स को स्टोन मिलते हैं और हंटर्स को स्टोन के बदले में पैसे मिलते हैं। इस तरफ डंजन में ये सभी लोग मिलकर इस डंजन के बॉस को मार देते हैं। यहाँ जूही भी अब जिन्वू को ठीक कर देती है और फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिन्वू से कहती है कि तुम्हें ये हंटर वाला काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काम करते हुए तुम्हें हमेशा ही चोट लग जाती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सारी बातें सुनकर जिन्वू को काफी दुख होता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग मॉन्स्टर्स को मारकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर एक और सुरंग दिखाई देती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक डबल डंजन है और ये देखकर इन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस सुरंग के अंदर इन्हें माना क्रिस्टल मिल सकते हैं और ये सोचकर अब कुछ हंटर इस सुरंग के अंदर चलने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लीडर सॉन्ग इन सबसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसे हालातों में हमें हंटर एसोसिएशन के ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए। मगर अब कुछ हंटर्स अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। इसके बाद सॉन्ग सभी हंटर्स के बीच में वोट करवाते हैं ताकि वो जान सके कि कौन कौन अंदर जाना चाहता है और कौन कौन नहीं जाना चाहता। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी मर्जी बताते हैं जिसमें आधे लोग अंदर जाना चाहते थे और आधे लोग अंदर जाने से मना करते हैं और अब आखिर में सिर्फ जिन्वू का वोट ही बचता है। यहाँ जिन्वू जानता था कि ये डंजन डी रैंक की डंजन है और इसके अंदर जाने पर वो मर भी सकता है, लेकिन जिन्वू अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के बारे में सोचता है और अंदर जाने के लिए मान जाता है ताकि वो और पैसे कमा सके। इसके बाद हम जिन्हो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि आज डी रैंक का हंटर बनता है। यहाँ जिन्हो एक कंपनी में आता है जहाँ काफी सारे लोग दूसरे हंटर्स को अपने साथ काम करने के लिए ढूंढ रहे थे और इन सभी लोगों को चोई ही ऑर्डर दे रहा था। यहाँ पर चोई अपने सारे वर्कर से बोलता है कि तुम लोग किसी भी तरह के हंटर को टीम में शामिल कर लो और किसी भी हंटर का कंपैरिजन चाहे इनसे मत करना क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल है। इसके बाद हम दो चोरों को देखते हैं जो कि एक लेडी का पर्स छीन कर भाग रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर चाहे आती है और उन चोरों को बड़ी आसानी से गिरा देती है और उस लेडी का बैग उनसे छीन लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि चाहे एस रैंक की हंटर होती है और वो काफी फेमस और पावरफुल हंटर होती है। इस तरफ जिन्वू और उसकी टीम के बाकी सभी लोग अब उस सुरंग में काफी दूर तक आ जाते हैं। यहाँ सॉन्ग सभी को बताते हैं कि हमें इस डंजन के बॉस को मारे हुए 40 मिनट बीत चुके हैं और अब बस हमारे पास 20 मिनट का टाइम ही बचा है क्योंकि बॉस के मरने के 1 घंटे बाद वो पोर्टल बंद हो जाएगा जिससे हम लोग अंदर आए थे। यहाँ पर जुनही भी जिन्वू पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। यहीं अब इन सभी लोगों को एक बड़ा सा डोर दिखाई देता है। यहाँ ये सभी हंटर्स लालच में आकर उस डोर को खोल देते हैं और एक बड़े से तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं जो देखकर इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये स्टैचूज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब तभी इन लोगों को यहाँ पर प्राचीन भाषा में कुछ रूल्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ सॉन्ग उन रूल्स को पढ़ते हैं और बताते हैं कि यहाँ का पहला नियम यह है कि देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम यह है कि देवता की तारीफ करो और तीसरा नियम यह है कि देवता के लिए अपनी भक्ति को साबित करो। यहाँ इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ये रूल्स आखिर किस देवता के लिए बनाए गए हैं।
अब तभी जुनी को ऐसा लगता है कि उसके पीछे रखी मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। जुनी ये बात जिन्वू को बताती है। यहाँ ये सभी लोग ये देख ही रहे थे कि तभी इस तहखाने का डोर भी खुद ही बंद हो जाता है, जो देखकर अब एक हंटर उस डोर को खोलने लगता है। लेकिन तभी डोर के पास खड़ी मूर्ति अचानक से जिंदा होती है और उस हंटर पर हमला करके उसे मार देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ जिन्वू सोचता है कि वो हंटर जो कि अभी मरा वो डी रैंक का हंटर था और जिन्वू तो ई रैंक का हंटर है, उसका जिंदा बच पाना तो यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है। यही जिन्वू अब उस गॉड की मूर्ति को भी देखता है जिसकी आंखें मूव करती हैं, जो देखकर जिन्वू समझ जाता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। फिर जिन्वू कहता है कि जब से मैं हंटर बना हूँ तो मैं हमेशा ही अपने मिशन के दौरान खतरों में फंस जाता हूँ और अब तक मैं कई बार खतरों में फंस चुका हूँ और अब मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है। जिन्वू बताता है कि उसके पास पैसों की भी बहुत कमी है और इसी वजह से उसके पास अच्छे हथियार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डालकर बड़ी रैंक की डंजन में जाता है ताकि वो पैसे कमा सके। यही प्रेजेंट टाइम में वो गॉड की मूर्ति इन सभी लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले ही जिन्वू सभी लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है और जिन्वू की वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। मगर अब ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब इस जगह से बाहर कैसे निकलें। यहाँ सोंग जो कि इनके लीडर थे वो सभी लोगों से हिलने से मना करते हैं और एक ही जगह पर रहने के लिए बोलते हैं। तभी जिन्वू सोंग का एक हाथ देखता है जो कि उस बड़ी वाली मूर्ति के हमले में कट चुका था। यहाँ जिन्वू ये देखकर सोंग के हाथ पर पट्टी करता है। यही जूही जो कि एक हीलर थी वो ये सब देखकर काफी डर जाती है। यहाँ सोंग जिन्वू को उसी बोर्ड पर लगे हुए नियमों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमें उन रूल्स को शायद फॉलो करना होगा वरना हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। ये बात सुनकर जिन्वू समझ जाता है कि ये बड़ी मूर्ति ही यहाँ का देवता है। यही इस सबसे अब एक हंटर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी पावर से यहाँ खड़ी हुई मूर्तियों को हरा देगा और यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गॉड की मूर्ति अपनी आंखों से फायर करती है जिससे उस हंटर के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर जिन्वू और सोंग समझ जाते हैं कि ये मूर्ति चाहे तो एक ही बार में सभी को मार सकती है, लेकिन आखिर इस मूर्ति ने हमें अब तक क्यों नहीं मारा। यहाँ जिन्वू समझ जाता है कि जो लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये मूर्ति उन्हीं पर हमला करेंगी। अब जिन्वू दोबारा से इस तहखाने के नियमों के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि यहाँ का पहला नियम था कि गॉड का सम्मान करो, और ये जानकर जिन्वू उसी गॉड की मूर्ति के सामने सभी लोगों को अपना सर झुकाने के लिए कहता है और ये सभी लोग सर झुकाकर उस मूर्ति की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तभी ये मूर्ति हंसती है और अब वो मूर्ति इन्हें कुछ भी नहीं करती, जो देखकर ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं। मगर तभी वो मूर्ति फिर से जिंदा होती है और अब वो मूर्ति इनकी तरफ आने लगती है। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि अब इन्हें दूसरे नियम को फॉलो करना होगा और दूसरा नियम ये था कि गॉड की तारीफ करो। यहाँ जिन्वू और बाकी सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इस गॉड की तारीफ कैसे करें। यहाँ अब एक हंटर मूर्ति के आगे बैठकर उसकी तारीफ करने लगता है, मगर इससे उस मूर्ति पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस हंटर को कुचल देती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ जिन्वू जूही को लेकर भागता है। यहीं अब बाकी मूर्तियां भी इन लोगों पर हमला करने लगती हैं और इन्हें मारने लगती हैं। जिन्वू ध्यान से सारी मूर्तियों को देखता है और तभी उसे यहाँ पर कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं जिनके हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो देखकर अब जिन्वू सभी लोगों को जल्द से जल्द उन्हीं मूर्तियों के सामने जाने के लिए बोलता है जिनके हाथ में म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे। और ये सुनकर अब सभी लोग जल्दी जल्दी उन्हीं मूर्तियों के पास आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग उन मूर्तियों के पास आते हैं तो वो मूर्तियां म्यूजिक बजाना शुरू कर देती हैं, जिससे वो बड़ी मूर्ति इन लोगों पर हमला करना बंद कर देती है। यहाँ जिन्वू और जूही भी एक मूर्ति के पास आ जाते हैं, लेकिन वो मूर्ति म्यूजिक नहीं बजाती। जिन्वू समझ जाता है कि यहाँ पर 2 लोग हैं, इसीलिए वो म्यूजिक नहीं बजा रही। इसलिए जिन्वू जूही को छोड़कर दूसरी मूर्ति के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वही बड़ी मूर्ति जिन्वू के ऊपर हमला करती है और उसे कुचलने की कोशिश करने लगती है, मगर जिन्वू हार नहीं मानता और वो उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसके बाद वो बड़ी मूर्ति अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी जूही जिन्वू के पास आती है और वो देखती है कि जिन्वू का एक पैर कट चुका है। यहाँ जूही जिन्वू के पैर को अपनी पावर से वापस जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जूही ऐसा नहीं कर पाती। फिर सभी लोग मिलकर इस जगह पर आने का ब्लेम अपने लीडर मिस्टर सोंग के ऊपर ही डालने लगते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। यहाँ ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक बलिस्तान बाहर आता है, जो देखकर जिन्वू सभी लोगों को बताता है कि पुराने जमाने में इस बलिस्तान का इस्तेमाल गॉड के ऊपर अपना विश्वास दिखाने के लिए किसी चीज की कुर्बानी देकर किया जाता था, और शायद अब हमें भी तीसरे नियम के हिसाब से किसी चीज की बलि देनी होगी जिससे कि हमारी भक्ति साबित हो जाए। ये बात सुनकर एक आदमी मिस्टर सोंग के ऊपर ही तलवार रख लेता है और उनकी बलि देने के लिए बोलने लगता है। यहाँ मिस्टर सोंग भी सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसके बाद मिस्टर सोंग बलिस्तान के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक आग जलने लगती है और मिस्टर सोंग को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर अब जिन्वू भी 2 लोगों के साथ इस बलिस्तान के पास आता है और यहाँ आते ही 3 और जगहों पर आग जलने लगती है। यहाँ अब जिन्वू मिस्टर सोंग से पूछता है कि क्या अगर हम आज यहाँ पर हार गए तो क्या हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई आएगा। इस पर मिस्टर सोंग जिन्वू को बताते हैं कि पोर्टल्स को पूरी तरह से खुलने में 7 दिनों का समय लगता है और 7 दिनों बाद पोर्टल के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स धरती पर आने लगते हैं, और इसी वजह से अगर पोर्टल 7 दिनों के अंदर बंद ना हो तो तभी कोई पोर्टल के अंदर मॉन्स्टर्स को चेक करने आएगा और तभी वो लोग हमारी मदद कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद जिन्वू समझ जाता है कि अगर ये सभी लोग यहाँ पर हार भी गए तो पोर्टल पूरी तरह से खुल जाएगा और फिर ये सारी मूर्तियां धरती पर जाकर वहाँ तबाही मचा सकती हैं। अब इसके बाद हम जिन्वू की बहन जिन्हा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास आती है। यहाँ पर हम जिन्वू की माँ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार होती हैं और उन्हें होश नहीं होता। इस तरफ जिन्वू अब बाकी सभी लोगों को उसी बलिस्तान पर बुला लेता है और अब सभी लोग एक ही जगह पर आते हैं। तभी यहाँ पर कुछ ब्लू कलर की आग जलने लगती है और फिर यहाँ से बाहर जाने का डोर भी खुद ही खुल जाता है, मगर इसके बाद काफी सारी मूर्तियां इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी जिन्वू सबसे कहता है कि अगर हम लोग इन मूर्तियों को देखते रहेंगे तो ये मूर्तियां मूव नहीं होंगी और अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। ये बात सुनकर सभी लोग ऐसा ही करते हैं, मगर अब तभी एक लड़की डर जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है और डोर पर खड़े गार्ड्स भी उसे नहीं मारते। यही जिन्वू देखता है कि समय के साथ साथ वो ब्लू आग भी कम हो रही है और ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि इस गॉड ने बाहर जाने का रास्ता सिर्फ इसीलिए खोला है ताकि ये हम लोगों को लालच देकर ये पता कर सके कि हम गॉड के सच्चे भक्त बनकर यहीं पर रुकेंगे या फिर यहाँ से भाग जाएंगे। जिन्वू ये सोच ही रहा था कि तभी एक और लड़का भी यहाँ से भाग जाता है। यहाँ जिन्वू बचे हुए लोगों से भागने से मना करता है और कहता है कि हमें बस दूसरी आग के बंद होने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद शायद हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं।
यही मिस्टर किम, जो कि जिन्वो को बेकार समझते थे, वो जिन्वो की ये होशियारी देखकर जिन्वो की काफी तारीफ करते हैं और फिर वो भी अपनी फैमिली का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाते हैं। और अब बस यहाँ पर जूही, सोंग और जिन्वो ही बचते हैं। यहाँ पर मिस्टर सोंग जूही और जिन्वो से भी यहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर हम में से कोई एक भी यहाँ पर खड़ा रहेगा तो वो दरवाजा खुला रहेगा। साथ ही मिस्टर सोंग जूही से जिन्वो का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और जिन्वो को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं, मगर अब तभी जूही के पैरों में कुछ हो जाता है और वो यहीं पर गिर जाती है और चल भी नहीं पाती। ये देखकर मिस्टर सोंग समझ जाते हैं कि जिन्वो को ठीक करने की वजह से जूही की पावर्स अब कम हो गई हैं। यहाँ अब जिन्वो मिस्टर सोंग से कहता है कि मैं जूही को इस हालत में बाहर नहीं ले जा पाऊंगा, तो आपको ही उसे लेकर बाहर जाना होगा। लेकिन ये बात सुनकर जूही जिन्वो को छोड़कर बाहर जाने से मना करने लगती है, मगर तभी जिन्वो जूही को अपने पास मौजूद एक स्टोन देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया था, तो तुम इससे डिनर कर लेना और अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं वापस आकर बचे हुए पैसे ले लूंगा। अब तभी मिस्टर सोंग जूही को बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर इसके बाद ये सारी मूर्तियां जिन्वो पर हमला करने लगती हैं और अब जिन्वो का एक हाथ भी कट जाता है। यहाँ जिन्वो अब मरने लगता है और उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। यहाँ एक मूर्ति जिन्वो को तलवार से मारने वाली थी और जिन्वो अपने मन में सोचता है कि काश उसे जिंदा रहने का एक और मौका मिल जाता। लेकिन तभी जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम अब प्लेयर बनने के काबिल हो गए हो, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। और जिन्वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वो को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में जागता है और जिन्वो अपने आप को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ जिन्वो उठते ही अपने हाथों पैरों को भी देखता है जो कि बिल्कुल ठीक थे। जिन्वो को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा। तभी यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर्स जिनचुल और कांगते आते हैं। यहाँ ये दोनों जिन्वो को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश थे। साथ ही ये दोनों जिन्वो से कहते हैं कि तुम्हारी टीम के लीडर सियोंग ने डबल डंजन के उस हादसे में अपना एक हाथ गवा दिया और अब शायद उन्हें हंटर की जॉब छोड़नी पड़ जाए। और तुम्हारी दोस्त जूही भी उस घटना के बाद से ही काफी बड़े सदमे में है और वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। ये सब जानकर जिन्वो समझ जाता है कि वो सब कोई सपना नहीं था। तभी जिनचुल जिन्वो को बताता है कि जब उस दूसरी डंजन के बारे में बाकी हंटर्स को पता चला तो दूसरे हंटर्स तुरंत ही वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पर हंटर्स को तुम बेहोश मिले और वहाँ पर कोई भी दूसरा तहखाना नहीं था। ये बात जानकर जिन्वो हैरान रह जाता है। यहाँ जिनचुल जिन्वो से पूछता है कि क्या हाल ही में तुम्हें अपनी पावर्स दोबारा से जागने का एहसास हुआ है। यहाँ जिन्वो को ये सुनकर ऐसा लगता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हो गई है और उसके अंदर शायद कुछ नई पावर्स आ गई हैं। इसी वजह से जिनचुल उसे पूछ रहा है। जिन्वो ये सोचकर काफी खुश होता है, मगर तभी जिनचुल का साथी कांगते जब जिन्वो की पावर्स को चेक करता है तो वो अभी भी ई रैंक की पावर्स ही थी, यानी कि जिन्वो की सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई। और ये बात जानने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन्वो को अब कुछ नोटिफिकेशंस दिखाई दे रही हैं। जिन्वो कहता है कि शायद उन दोनों को ये नहीं दिखी, तभी तो उन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ अब जिन्वो इन नोटिफिकेशंस को ध्यान से देखने लगता है और इनमें लिखा होता है कि तुम प्लेयर बनने के लायक हो, तो क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो। साथ ही जिन्वो को पता चलता है कि अगर वो प्लेयर बनने से मना करेगा तो उसके दिल की धड़कनें 1 सेकंड से भी कम समय में रुक जाएंगी। यहाँ जिन्वो ये देख ही रहा था कि तभी उसकी बहन जिना उसके पास आती है। यहाँ जिना जिन्वो के लिए काफी परेशान थी और वो जिन्वो पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि अगर आज के बाद तुम्हें चोट लगी तो मैं अपना स्कूल छोड़ दूंगी और तुम्हें कभी भी दोबारा हंटर का काम नहीं करने दूंगी। यही अब जिन्वो अपने सामने मौजूद नोटिफिकेशंस की स्क्रीन को जिना को भी दिखाता है, लेकिन जिना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी जिन्वो बात को घुमा देता है। इसके बाद जिना हॉस्पिटल से चली जाती है। फिर जिन्वो अपनी सारी नोटिफिकेशंस को पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि जो नोटिफिकेशंस उसे मिल रही हैं वो किसी तरह के सिस्टम की हैं जो कि एक प्लेयर की ग्रोथ के लिए बनाया गया है और अगर इस सिस्टम के ऑर्डर को कोई प्लेयर फॉलो नहीं करेगा तो उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन ये बात जिन्वो को समझ नहीं आती। तभी उसे एक डेली मिशन मिलता है जिसके अंदर उसे पुशअप, सेटअप्स, स्क्वाट्स और रनिंग जैसी कुछ एक्सरसाइज करनी थी। साथ ही इसमें लिखा होता है कि अगर जिन्वो अपने इस डेली टास्क को पूरा नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यहाँ इस टास्क को पूरा करने का टाइम भी चल रहा था, लेकिन जिन्वो को ये सब अभी समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जिनचुल अब चेयरमैन गो को इस डबल डंजन के केस की सारी बातें बता देता है और चेयरमैन गो जिनचुल से इस केस की अच्छे से छानबीन करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वो जब हॉस्पिटल में सो रहा था तो तभी उसका डेली मिशन का टाइम खत्म हो जाता है और फिर यहाँ अचानक से भूकंप आने लगता है जिससे जिन्वो बेड से नीचे गिरता है और तब वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगता है। तभी जिन्वो को नोटिफिकेशन से पता चलता है कि ये सजा उसे मिशन ना पूरा करने की वजह से मिल रही है और अब उसे इस मॉन्स्टर के सामने 3 घंटे तक सर्वाइव करना होगा। ये देखकर अब जिन्वो इस मॉन्स्टर से बचकर भागने लगता है और दिए गए समय का खत्म होने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स को जिन्वो अपने रूम में नहीं मिलता और ये देखकर वो डॉक्टर्स जिन्वो के लिए परेशान हो जाती हैं और उसे ढूंढने लगती हैं। इस तरफ जिन्वो काफी देर तक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था, लेकिन अब तभी वो मॉन्स्टर जिन्वो को खाने वाला था, मगर तभी टाइम खत्म हो जाता है और जिन्वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। इससे जिन्वो समझ जाता है कि ये सिस्टम बिल्कुल रियल है और उसे हर बार मिशन ना पूरा करने पर सजा भी मिलेगी। इस तरफ हम जूही को भी देखते हैं जो कि अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। यहाँ अब जूही को एक डी रैंक के पोर्टल के बारे में पता चलता है जो कि रोड के बीचों बीच अचानक से खुल गया था और जूही को वहाँ पर जाने का मिशन मिलता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जिन्वो भी होश में आ गया है और वो ठीक हो रहा है। जूही जिन्वो के होश में आने की बात सुनकर काफी खुश होती है और फिर अगले दिन हॉस्पिटल भी जाती है। लेकिन यहाँ पर जिन्वो जूही के आने से पहले ही अपने डेली मिशन के हिसाब से एक्सरसाइज करने में लगा होता है। जिन्वो को अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगता है और साथ ही जिन्वो को पता चलता है कि उसे मिशन पूरा करने पर बदले में कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और यहाँ पर जिन्वो को कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे जिन्वो अपनी एबिलिटी जैसे कि स्पीड, पावर और स्ट्रेंथ काफी बढ़ा सकता है। यहाँ जिन्वो अपने पॉइंट से अपनी ताकत को और बढ़ा लेता है। इसके बाद जब जिन्वो अपने दिन के आखिरी मिशन को भी पूरा कर लेता है तो तभी यहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से एक चाबी निकलती है जो कि एक अजीब से डंजन की थी। जिन्वो को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये चाबी कहाँ की है।
फिर इसके बाद जिन्वू अपनी माँ के पास जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि 4 साल पहले अचानक से एक दिन जिन्वू की माँ बेहोश हो गई थी और तब डॉक्टर्स ने जिन्वू को बताया था कि तुम्हारी माँ इटर्नल स्लीप में चली गई हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पोर्टल्स के खुलने की वजह से काफी सारे लोगों में दिखी है और अब तुम्हारी माँ शायद कभी भी ना उठे। ये सारी बातें जानने के बाद जिन्वू अपनी माँ के हॉस्पिटल के खर्चे और अपनी बहन की पढ़ाई के खर्चे को उठाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करने लगा था और फिर ऐसे ही एक दिन उसके अंदर की पावर्स जाग गई थी और तब जिन्वू हंटर बन गया था। लेकिन वो ई रैंक का हंटर था और वो मिशन के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था, इसी वजह से सभी लोग उसकी कमजोरी का मजाक बनाने लगे थे। अब यहाँ कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ अब जिन्वू अपने मिशन को पूरा करने पर मिली हुई चाबी को निकालता है और तभी उसके सामने एक डोर आ जाता है। जिन्वू उस डोर को खोलता है और अंदर चला जाता है। तभी वो दरवाजा बंद होता है और जिन्वू अब बाहर नहीं जा पाता। लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि वो किसी और डायमेंशन में है और यहाँ पर होने वाली चीजों का असर असली दुनिया में नहीं होगा। यहाँ जिन्वू को अब अंदर जाने से काफी डर लगता है क्योंकि वो अभी भी एक ई रैंक का हंटर था। लेकिन जिन्वू हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी जिन्वू के सामने 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर आते हैं और जिन्वू पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जिन्वू इनसे फाइट करता है और क्योंकि जिन्वू की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसी वजह से जिन्वू इन मॉन्स्टर्स को आराम से हरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पहले वाले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ताकतवर था और उसे देखकर जिन्वू को अब डर लगने लगता है। उसके पैर कांपने लगते हैं और तभी ये मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करता है और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसे ही जिन्वू पर हमला करता है तो जिन्वू आसानी से उससे बच जाता है और जिन्वू को पता चलता है कि सिस्टम की वजह से उसकी ताकत के साथ साथ उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। यहाँ जिन्वू अब अपने अंदर के डर को भी निकाल देता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। मगर यहाँ वो मॉन्स्टर जिन्वू से काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ पर जिन्वू के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। तभी जिन्वू को सिस्टम का स्टोर याद आता है और जिन्वू सिस्टम के स्टोर में हथियारों को देखता है और उसके अंदर से एक तलवार को बाहर निकाल लेता है। फिर जिन्वू एक ही बार में उस मॉन्स्टर के सर को 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद 2 और मॉन्स्टर्स जिन्वू की तरफ आने लगते हैं। जिन्वू इन मॉन्स्टर्स को भी मारने लगता है और फिर ये मॉन्स्टर्स डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ अब तभी जिन्वू अपने लेवल को देखता है जो कि अब बढ़ चुका था। जिन्वू समझ जाता है कि इस तरह फाइट करने से उसकी ताकत और जल्दी बढ़ेगी। साथ ही यहाँ पर जिन्वू की एबिलिटीज भी पहले से बढ़ गई होती हैं और ये सब देखकर जिन्वू और ज्यादा ताकतवर बनने के बारे में सोचता है। यही जिन्वू ये सोचता है कि क्या इन मॉन्स्टर्स को मारने से उसे माना स्टोन मिलेंगे। लेकिन तभी सिस्टम उसे माना स्टोन के बदले में एक मॉन्स्टर का दान देता है और फिर जिन्वू उस चीज को इसी सिस्टम को बेचता है जिसके बदले में उसके पास 20 गोल्डन कॉइन हो जाते हैं। यहाँ जिन्वू ये देखकर समझ जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब बिल्कुल एक गेम की तरह है और उसे भी एक गेम के प्लेयर की तरह ही इस गेम को खेलकर आगे बढ़ना होगा और अपने लेवल को बढ़ाकर पावरफुल बनना होगा। यहाँ अब जिन्वू ये सोच ही रहा था कि तभी काफी सारे और मॉन्स्टर्स जिन्वू पर हमला करने आने लगते हैं। लेकिन जिन्वू अब मरने से नहीं डरता। वो कहता है कि उस डंजन में जो मैंने देखा था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जिन्वू अब अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने लगता है और जिन्वू एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और ऐसा करने से उसका लेवल भी बढ़ता है। यहाँ अब जिन्वू इन मॉन्स्टर्स को हरा देता है। लेकिन इस सब में जिन्वू की वो तलवार भी अब खराब हो रही होती है। तभी जिन्वू अपने हथियारों को देखता है जिसमें उसे एक ऐसा स्टोन मिलता है जो कि उसे यहाँ से टेलीपोर्ट करके तुरंत ही यहाँ से बाहर निकाल सकता है। ये देखकर जिन्वू घर वापस जाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी जिन्वू को याद आता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो शायद उसे आसानी से अपनी पावर बढ़ाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा और ये सोचकर जिन्वू वापस नहीं जाता और इस डंजन के बॉस की तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम जूही को भी देखते हैं। उसके पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे तुरंत ही उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर वो पोर्टल खुला था क्योंकि अब पोर्टल के अंदर दरार आ चुकी है और वहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। ये सुनकर जूही तुरंत ही वहाँ पर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू डंजन में मॉन्स्टर्स को मारते मारते आगे बढ़ता रहता है और अपने लेवल और पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। यहाँ जिन्वू की पावर इन मॉन्स्टर्स को मारने से अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जिन्वू अभी भी ये सोच रहा था कि वो अकेले शायद इस डंजन के बॉस को नहीं हरा पाएगा और इसी वजह से जिन्वू को आगे जाने में डर भी लग रहा होता है। मगर जिन्वू हिम्मत करके आगे बढ़ता है और तभी उसके सामने इस डंजन का बॉस आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और दिखने में काफी बड़ा होता है। यहाँ उसके एक ही वार में जिन्वू की तलवार टूट जाती है और जिन्वू को अब समझ नहीं आता कि वो बिना हथियार के इस मॉन्स्टर से आखिर कैसे लड़ेगा। अब तभी वो मॉन्स्टर जिन्वू पर दोबारा हमला करता है और जिन्वू काफी घायल हो जाता है। लेकिन जिन्वू अपनी पुरानी बातों को याद करता है। वो सोचता है कि मेरे कमजोर होने की वजह से सभी लोग मेरा मजाक बनाते थे, इसीलिए अब मुझे ताकतवर बनना होगा। यहाँ जिन्वू अब अपनी पूरी ताकत से इस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। मगर ये मॉन्स्टर जिन्वू पर काफी भारी पड़ता है। लेकिन जिन्वू को इससे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जिन्वू इस बॉस पर अपनी टूटी हुई तलवार से ही हमला करता है। यहाँ जिन्वू इस मॉन्स्टर की गर्दन पर हमला करके इसे खत्म कर देता है और हम बॉस के मरने के बाद जिन्वू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसके अंदर उसे एक नाइफ मिलता है और साथ ही एक वेनम ग्लैंड नाम का लिक्विड भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके बाद जिन्वू जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तो तभी एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने आज की न्यूज़ नहीं देखी क्या, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी जिन्वू ऑफिसर को बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। ये बात सुनकर ये ऑफिसर तुरंत ही जिन्वू को उसी जगह ले जाने लगता है जहाँ पर उस पोर्टल में दरार आ गई थी और वहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे थे। इसके बाद जिन्वू वहाँ जाकर देखता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर पोर्टल से बाहर आ गया है और वो सभी लोगों में दहशत मचा रहा है। यहाँ उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए ई और डी रैंक के हंटर्स की एक टीम बनाई गई होती है और साथ ही यहाँ पर कुछ हीलर्स भी होते हैं। लेकिन वो सब मिलकर भी इस डंजन के बॉस को हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि इस डंजन के बॉस का कवच काफी ज्यादा पावरफुल था। यही जिन्वू को जूही भी दिखती है जो कि अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी और वो यहाँ भी काफी डरी हुई होती है और किसी की भी मदद नहीं कर पाती। ये देखकर अब जिन्वू दूर से ही अपनी टूटी हुई तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है जिससे उस मॉन्स्टर का कवच टूट जाता है और तभी बाकी हंटर्स मिलकर तुरंत ही उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और उसे हरा देते हैं। लेकिन तभी एक हंटर देखता है कि असल में तो इस तलवार की वजह से उस मॉन्स्टर का कवच टूटा था। यहाँ वो हंटर ऑफिसर से पूछता है कि ये तलवार किसकी थी। तभी वो ऑफिसर उसे जिन्वू को दिखाने वाला होता है लेकिन जिन्वू यहाँ से जा चुका था। यहाँ ये हंटर सोचता है कि जरूर वो हंटर काफी पावरफुल हंटर होगा जिसने एक ही बार में इस मॉन्स्टर का कवच तोड़ दिया। यही
यही जूही भी जिन्वू को देख लेती है और हम देखते हैं कि जिन्वू अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो पहले की तरह वीक नहीं था और अब जिन्वू के अंदर नई पावर्स आ गई होती हैं। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि सिस्टम के मुताबिक एक्सरसाइज कर रहा था और अब जिन्वू की बॉडी काफी अच्छी हो गई होती है, जो देखकर हॉस्पिटल की नर्स तो उस पर फिदा होने लगती हैं। यहीं पर हम बेक नाम के एक एस रैंक हंटर को भी देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू में बात करता है और कहता है कि हम जैसे एस रैंक के हंटर्स को रोज कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी को कुछ भी नुकसान ना हो। यही जिन्हा इस इंटरव्यू को देखती है और फिर जिन्वू को उठाती है। यहाँ जिन्हा जिन्वू की बॉडी को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर इतनी जल्दी जिन्वू की बॉडी ऐसी कैसे हो गई। इसके बाद जिन्वू जिन्हा को एक अम्ब्रेला देकर स्कूल भेजता है। फिर जिन्वू सिस्टम में मिले पॉइंट्स को देखता है और बहुत सोच समझकर उन पॉइंट्स को अपनी एबिलिटीज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। यही अब तभी जिन्वू के घर का ओनर जिन्वू के पास फोन करता है और जिन्वू से घर का रेंट मांगता है। ये सुनकर अब जिन्वू पैसे कमाने के लिए दोबारा से मिशन पर जाने के बारे में सोचता है। यहाँ जिन्वू सोचता है कि उसे अब कुछ ऊंची रैंक के पोर्टल्स में रेड पर जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर उसने अचानक से ऐसा कर दिया तो सभी लोगों को उस पर शक होने लगेगा और प्रेस वाले भी इस बारे में बात करने लगेंगे। ये सोचकर अब जिन्वू ऊंची रैंक के पोर्टल में नहीं जाता। तभी जिन्वू को कुछ और हंटर्स के पास से एक रेड पर जाने का ऑफर आता है। जिन्वू अपने सिस्टम के डेली मिशन को पूरा करते हुए उन हंटर्स के पास पहुंच जाता है। यहाँ जिन्वू को डोंगसू नाम का एक हंटर मिलता है जो कि अपनी टीम का लीडर था। डोंगसू जिन्वू को बताता है कि हम तुम्हें इसीलिए अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमें बस अपनी टीम को पूरा करना है, क्योंकि जब तक हम 8 लोग नहीं हो जाते तब तक हम सी रैंक के पोर्टल में एंटर नहीं हो सकते। साथ ही डोंगसू जिन्वू से कहता है कि तुम पोर्टल के अंदर जाकर किसी भी मॉन्स्टर से मत लड़ना और तुम बेफिक्र होकर बस हमारे पीछे चलते रहना और इसके बदले में हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर जिन्वू हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कोई उसे बिना लड़ाई के 20 लाख रुपए कैसे दे सकता है। यहाँ जिन्वू इनसे पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। इस पर डोंगसू जिन्वू से कहता है कि तुम्हें बस हमारे बैग उठाने होंगे जिनके अंदर हमारा कुछ सामान है और कुछ दवाइयां रखी हुई हैं। ये सुनकर जिन्वू डोंगसू से पूछता है कि क्या हमारे साथ कोई हीलर नहीं है। इस पर डोंगसू जिन्वू से कहता है कि हम लोग हमेशा ही बिना हीलर के रेड पर जाते हैं और हमें हीलर की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बात जिन्वू को काफी अजीब लगती है। यहाँ जिन्वू अब डोंगसू का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम पोर्टल में मारे जाओगे तो इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये पढ़ने के बाद जिन्वू इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। यहाँ अब तभी जिन्वू के पास डी रैंक का वही हंटर जिन्हो आता है जो कि कुछ समय पहले ही हंटर बना था। यहाँ जिन्वू जिन्हो के कवच और तलवार को देखकर समझ जाता है कि जरूर जिन्हो किसी अमीर परिवार से आता है। इसके बाद ये सभी लोग पोर्टल के पास जाते हैं जहाँ पर ये सभी लोग पोर्टल को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ जिन्वू जिन्हो से कहता है कि हमें अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स की चिंता करनी चाहिए, न कि पोर्टल की। जिन्वू जिन्हो को बताता है कि खतरा अगर बी रैंक या फिर उससे बड़ी रैंक का होता तो इस काम को हंटर गिल्ड ही संभालती, लेकिन ये पोर्टल सी रैंक का है इसीलिए ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। मगर यहाँ जिन्वू की बातें जिन्हो को समझ नहीं आती क्योंकि वो हाल ही में हंटर बना था। यहाँ अब जिन्वू और बाकी सभी लोग पोर्टल के अंदर जाते हैं जहाँ जिन्वू को ये गुफा भी बिल्कुल उसी डबल डंजन की तरह लगती है। अब ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्हो जिन्वू से स्टोन के बारे में पूछता है। फिर जिन्वू जिन्हो को बताता है कि स्टोन अलग अलग तरह के होते हैं। जो स्टोन हमें सुरंग में मिलते हैं उन्हें माना स्टोन कहा जाता है और जो स्टोन हमें मॉन्स्टर्स को मारने से मिलते हैं उन्हें एसेंस स्टोन कहा जाता है। यहाँ ये सभी लोग बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जिन्वू को कुछ मॉन्स्टर्स के आने की आवाज आती है। जिन्वू सभी लोगों को चेतावनी देता है और बताता है कि कई सारे मॉन्स्टर्स हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर सारे हंटर्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी इंसेक्ट जैसे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आने लगते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। फिर ये सभी लोग इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं और डोंगसू और उसकी पूरी टीम मिलकर मॉन्स्टर्स को बड़ी आराम से खत्म कर देते हैं। यहाँ डोंगसू जिन्वू से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स हम पर हमला करने आ रहे हैं। इस पर जिन्वू कहता है कि मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। यहीं अब डोंगसू के साथ ही इन मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखते हैं और इनके शरीर पर पहले से भी चोट के निशान थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर इस जगह पर और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और उनकी इनसे लड़ाई हो गई होगी। यही डंजन में जिन्वू जिन्हो से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सूट कहाँ से मिला। इस पर जिन्हो जिन्वू को बताता है कि ये मेरे डैड ने मुझे दिलवाया है क्योंकि ये मेरी पहली रेड है। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर जो कि वही एस रैंक हंटर बेक होता है उसे देखते हैं। वो अपनी ट्रेनिंग के समय एक बहुत बड़े पत्थर को आसानी से तोड़ देता है जिससे पता चलता है कि बेक काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं डंजन में जिन्वू और बाकी सभी लोग गुफा में काफी अंदर तक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जिन्वू को अब डोंगसू पर शक होने लगता है। साथ ही ने यहाँ पर इस सुरंग में कोई भी जिंदा मॉन्स्टर नहीं मिलता और यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स मरे हुए पड़े थे। अब तभी इन सभी लोगों को कई सारे माना क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ डोंगसू भी ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि अब तो मैं अपने भाई से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। यहाँ डोंगसू अपनी टीम से इन माना क्रिस्टल्स को 7 हिस्सों में बांटने के लिए कहने लगता है। तभी जिन्हो जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट देखता है और फिर डोंगसू से कहता है कि हमें जिन्वू को भी इन माना क्रिस्टल्स में से हिस्सा देना चाहिए। ये सुनकर डोंगसू कहता है कि हाँ हम जिन्वू को भी हिस्सा जरूर देंगे। लेकिन अब तभी ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सो रहा था और ये लोग समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर इस डंजन का बॉस है। यहाँ डोंगसू सभी लोगों से कहता है कि हमें इस मॉन्स्टर को हराने से पहले ही सारे क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा क्योंकि बॉस के मरने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाएगा। यहाँ अब डोंगसुक अपने लोगों से खुदाई का सामान मांगता है, मगर डोंगसुक के साथी खुदाई के सामान को सुरंग के बाहर ही छोड़ाए थे, इसीलिए अब डोंगसुक जिन्वू और जिन्हो को यहीं रुकने के लिए बोलता है और खुद अपने साथियों के साथ यहाँ से बाहर सामान लेने जाने लगता है। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि डोंगसुक और उसके लोग इन्हें यहाँ पर धोखा देकर जा रहे हैं और इन लोगों का शुरू से यही प्लान था। यही डोंगसुक भी अपने एक साथी से जिन्वू और जिन्हो को उस मॉन्स्टर के पास कैद करा देता है और फिर ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यही जिन्वू को अब सोंग की वही बात याद आती है जब सोंग ने उसे बताया था कि इस काम में कुछ ऐसे हंटर्स भी तुम्हें मिल सकते हैं जो कि अपने से छोटी रैंक के हंटर्स का फायदा उठाते हैं और उन्हें तहखाने में फंसाकर उन्हें मार देते हैं और कभी भी पकड़े नहीं जाते। यही डोंगसुक से धोखा खाने के बाद जिन्वू और जिन्हो को काफी दुख होता है। यहाँ जिन्हो जिन्वू से कहता है कि अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं करता तो शायद डोंगसुक हमें मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ता, मगर ये सुनकर जिन्वू जिन्हो से कहता है कि डोंगसुक और उसके लोग पहले से ही हमें मारने का मौका ढूंढ रहे थे और अब वो लोग हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए हैं। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इस डंजन का बॉस भी नींद से जाग जाता है और इनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर जिन्हो जिन्वू से कहता है कि तुम पीछे रहो, मैं इससे लड़ता हूँ। मगर जिन्वू जो कि अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था वो अब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पूरा तैयार हो जाता है और जिन्वू इस डंजन के बॉस से लड़ने के लिए जाने लगता है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।
और अब छठे एपिसोड की शुरुआत में हम डोंगसुक और उसके साथियों को देखते हैं जो कि डंजन के बॉस से काफी दूर आ चुके थे। यहाँ डोंगसुक का एक साथी डोंगसुक से पूछता है कि आखिर तुमने जिन्वो और जिन्हो को खुद क्यों नहीं मारा। इस पर अब डोंगसुक अपने साथी से बोलता है कि जिन्वो और जिन्हो दोनों ही बहुत कमजोर हैं और वो डंजन का बॉस उन दोनों को आसानी से मार देगा और फिर उन्हें खाकर सो जाएगा, जिसके बाद हम लोग आसानी से यहाँ से माना क्रिस्टल निकाल सकते हैं। साथ ही डोंगसुक अपने साथियों से कहता है कि अगर हम लोग उस मॉन्स्टर की वजह से माना क्रिस्टल नहीं ले पाए तो तब भी हम जिन्हो का कवच और तलवार ले लेंगे और उसे बेचकर हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। यहाँ डोंगसुक को पूरा यकीन होता है कि वो मॉन्स्टर जिन्वो और जिन्हो को मार ही देगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन्वो अब मॉन्स्टर से लड़ाई करने जाने लगता है, मगर जिन्हो को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम ई रैंक के हंटर हो, तुम अकेले इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाओगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जिन्वो को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो इस मॉन्स्टर को आसानी से हरा देगा। इसी वजह से जिन्वो इस बॉस से फाइट करने जाने लगता है, लेकिन फिर जिन्वो के हमलों का इस बॉस पर कुछ भी असर नहीं होता, मगर जिन्वो अपनी स्पीड को तेज कर लेता है और फिर मॉन्स्टर पर हमला करता रहता है। ये देखकर जिन्हो तो हैरान रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जिन्वो ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता, वो जरूर कोई ऊंची रैंक का हंटर है जो कि दुनिया से अपनी रैंक छुपा रहा है। यही जिन्वो मॉन्स्टर पर लगातार हमला करते करते काफी थक जाता है। तभी जिन्वो अपना दिमाग चलाता है और मॉन्स्टर के कमजोर हिस्से पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर अब तभी ये मॉन्स्टर जिन्वो के ऊपर एसिड फेंकता है, लेकिन जिन्वो उससे बच जाता है और फिर सिस्टम की मदद से अपनी स्पीड को और बढ़ाता है और फुल स्पीड से जिन्वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उस मॉन्स्टर पर लगातार अपने हथियार से बार बार हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। यहाँ मॉन्स्टर के मरने के बाद जिन्वो का लेवल भी काफी बढ़ जाता है। यही जिन्वो अब उस मॉन्स्टर के अंदर से एक स्टोन निकाल लेता है। ये सब देखकर जिन्हो तो बिल्कुल हैरान था और जिन्हो अब जिन्वो को बॉस कहकर पुकारने लगता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद डोंगसुक और उसकी टीम भी आ जाती है और यहाँ वो सभी लोग जिन्वो और जिन्हो को जिंदा देखकर काफी हैरान थे। यहाँ डोंगसुक को लगता है कि जिन्हो डी रैंक का हंटर है और उसके पास इतना महंगा कवच और तलवार भी है, तो हो सकता है कि जिन्हो ने ही इस बॉस को हराया हो। इसी वजह से अब डोंगसुक जिन्हो के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुमने अभी जिन्वो को मार दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूंगा, इसलिए तुम बस जल्दी से जिन्वो को मार दो। मगर जिन्हो ऐसा नहीं करता और उन सभी लोगों की तरफ ही अपनी तलवार को पॉइंट कर लेता है और जिन्वो को मारने से मना करने लगता है। ये सुनकर अब डोंगसुक और उसकी टीम भी इन दोनों को मारने के लिए आने लगती है और तभी जिन्वो को सिस्टम भी एक अर्जेंट मिशन देता है जिसमें जिन्वो को इन सभी लोगों को मारने के लिए